ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लगभग वॉलनट तक की चीजें कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में अपन जो है पिस्ताचियो नट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी या जो भी कीवर्ड्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला कीवर्ड जो पिस्ताचियो नट में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जीनिया। आप सबको याद होगा अपन ने कई जगह पे मेटाजीनिया पढ़ा है। जितने प्रीवियस बैच वाले हैं उन्होंने मेटाजीनिया डेट फॉर्म में पढ़ा होगा। जो न्यू बैच वाले हैं उनके साथ भी मेटाजीनिया एक दो बार डिस्कस हो चुका है। याद है? कुछ याद है यस जीनिया के सर। बारे में? यस सर। है यस ना? सर। यस सर। तो जीनिया क्या होता है हमने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ मेल, इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन द सीड ऑफ फ्रूट। अगर किसी फ्रूट के सीड के ऊपर, किसी फ्रूट के सीड के ऊपर, या फिर इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन द सीड लिखो, सीड बस। किसी भी मेल ऑर्गन के कारण अगर सीड के कैरेक्टरिस्टिक में कोई बदलाव आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनिया कहते हैं। वहीं पे अगर सर किसी भी, हाँ बोलिए। सर हम उसमें पढ़ रहे थे बुक में सर, फ्रूट के साथ साथ मतलब सीड में भी होता है उसको जीनिया बोलते हैं, और सिर्फ ओनली फ्रूट में होता है उसको मेटाजीनिया। फ्रूट के साथ साथ सीड का तो आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि जो इसमें भी जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो प्रॉपर सीड का है, फ्रूट का तो नहीं दिया हुआ है। फ्रूट और सीड ओके में सर सर। मे भी दोनों। मेटा हाँ सर बोलिए। मेटाजीनिया में टेस्टा में और फ्रूट कोट में ज्यादा इफेक्ट होता है, ऐसा लिखा था। टेस्टा मतलब आउटर सीड कोट, यस सर। मेटाजीनिया में। यस सर। और फ्रूट ये वॉल किस, में। फ्रूट बॉल में तो होता ही है। ये किसमें लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन? ये सर इसमें ग्लॉस। देखा था, ग्लॉस्टस वाला बुक में भी था, और सर उसमें रेडी रेकनर में भी दिया। डायरेक्ट ना क्लस्टर्स, इसको एक बार आप लोग एक काम कीजिएगा, मॉर्निंग में जेनेटिक्स की क्लास होगी तो सर से कंफर्म कीजिएगा। देखो, रेडी रेकनर क्लस्टर्स ऐसी बुक है, वो कॉम्पिटिटिव है, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। और जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हमने देखे हैं फ्रूट क्रॉप में उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि भाई प्रॉपर फ्रूट के कैरेक्टरिस्टिक में जब बदलाव आता है तो उसे हम मेटाजीनिया कहते हैं, और सीड के में उसे जीनिया कहते हैं। हो सकता है ब्रीडिंग में और डेप्थ में सर लोग पढ़ते होंगे तो उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया और हो कि हाँ इसे और कुछ, इसका और कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन होता होगा। पर एज फार एज हम लोग जानते हैं जीनिया का मतलब वही होता है सीड में। अभी उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जो आपका पिस्ता होता है, ठीक है, पिस्ता जो फ्रूट होता है इसको, इसका स्पीसीज क्या है? पिस्तासिया वेरा, पिस्तासिया वेरा है ना इसका बॉटनिकल नेम। जब यस इस सर। वेरा, इस पिस्तासिया वेरा के प्लांट में अगर एक और दूसरा स्पीसीज है, आई थिंक पिस्ता इंटेजेरिमा या फिर पिस्ता टेरिबिनेथस है जहां तक। ये जो टेरिबिनेथस वाला स्पीसीज है ना, इसको श्योरली मत लिखिएगा, इसको जब मैं क्रॉप आएगा तब श्योर स्पीसीज के साथ लिखाऊंगा। तो पिस्तासिया वेरा के ऊपर जब पिस्ता टेरिबिनेथस का पॉलिन ऐसे जाके गिरता है तो ये मान के चलो ये सिया वेरा का फीमेल है, और इसमें पॉलिन कहाँ का आके गिर रहा है? टेरिबिनेथस का। तो इससे अगर फ्रूट जो बनना चाहिए वो फ्रूट क्या होता है कि अगर मान के चलो ये पिस्ता सियावेरा का फ्लावर है, ये भी पिस्ता सियावेरा का फ्लावर है, इसमें पिस्ता सियावेरा का ही पॉलन गिरा, तो इसमें मान लो 5 mm लंबा नट बना। ठीक है, मान लीजिए कितना लंबा बना? 5 सेंटीमीटर लंबा नट बना। तो ये देखा गया है कि जब इसमें पिस्ता टेरिबिनेथस का बनता आता है तो इसमें 5 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। मतलब क्या हुआ? लेंथ में कमी आ गई, किसके? सीड के। सीड के अंदर जो कर्नल होता है ना इसमें जिसे हम लोग खाते हैं, उसकी लंबाई में कमी आ जाती है। तो जब सीड के कैरेक्टर में कोई बदलाव आए, किसके कारण? देखो ये पोलन के आने के कारण। अगर इसके जगह नॉर्मली पिस्ता सियावेरा का ही पोलन आके गिरा होता तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, ये नॉर्मल 5 सेंटीमीटर का ही बनाता। पर जैसे ही टेरिबिनेथस करके एक स्पीसीज का पोलन आया तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो जब किसी पोलन के कारण सीड के कैरेक्टर में बदलाव आता है, किसी भी सीड के, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीनिया कहेंगे। अगर इसी पोलन के कारण अगर बाहरी कवर में यानी कि फ्रूट में अगर कोई बदलाव आए, फ्रूट जो होता है ना, फ्रूट पोर्शन, तो उसे मेटाजीनिया कहेंगे। अप्रोक्सीमेटली जितना मुझे आइडिया है अपन ने तो अभी तक यही पढ़ा है। अगर और कुछ ऐसा होगा तो एक बार मुझे रेफरेंस भेजिएगा। ग्लस्टस इंस्टीट्यूट को बहुत ज्यादा माना नहीं जा सकता। कोई लिटरेचर बुक में अगर दिया होगा ना जैसे फुंदन सिंह, बीडी सिंह, तो मुझे एक बार सेंड कीजिएगा, ठीक है? यस सर। ओके। क्योंकि उसमें लिखा कुछ, वो लिखना क्या चाहता है इसको कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं ना, तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। तो पहला चीज समझ में आया क्या पाया जाता है इसमें?
जीनिया। जीनिया पाया जाता है। जीनिया क्या होता है समझ में आया? कि मान के चलो यस। ये एक पर्टिकुलर फ्रूट है, इसके ऊपर कोई भी वैरायटी, एक्स वैरायटी, वाई वैरायटी, जेड वैरायटी, कोई भी वैरायटी का पॉलन आता है, तो मतलब देखो, मान के चलो एक्स वैरायटी का पॉलन आके गिरा, वाई वैरायटी का पॉलन आके गिरा, जेड वैरायटी का पॉलन आके गिरा, ये जो फ्रूट है ये हमेशा रेड कलर का ही फ्रूट बनाते रहा। मतलब इसका क्या मतलब है कि इस वैरायटी का जो फ्रूट बनाने का जो क्राइटेरिया है, मतलब जो फ्रूट का करेक्टर है, वो क्या है कि ये रेड ही फ्रूट बनाता है। लेकिन मान लो कहीं से ई वैरायटी का पॉलन आके गिर गया, ये पॉलन जैसे ही आया ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर में। देख रहे हो? तो इस वैरायटी के पॉलन के कारण जब फ्रूट का करेक्टर बंद हुआ, बदल गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? मेटाजीनिया इफेक्ट कहेंगे। तो डेट पाम में मेटाजीनिया, पपाया में मेटाजीनिया, इवन कुकुम्बर और बॉटल गार्ड में भी जहां तक मेटाजीनिया पाया जाता है, केवल और केवल जीनिया किसमें पाया जाता है? पिस्ताचियो नट में। समझ पा रहे हैं इस चीज को? सर कस्टर्ड एप्पल में भी पाया जाता है ना मेटाजीनिया? कस्टर्ड एप्पल का मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कस्टर्ड एप्पल में पढ़े थे क्या? सर रेडी रेकनर में दिया था। पता नहीं, मैंने कस्टर्ड एप्पल में, क्योंकि वो एकदम ज्यादा वो नहीं किया है उसको, ध्यान नहीं दिया है शायद, या तो मेरे से मिस हो गया है या तो फिर है नहीं। मेटाजीनिया देखो कहाँ कहाँ आता है, डेट पाम में आपने पढ़ा है, ठीक है, डेट पाम और पपाया का तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। वहीं वेजिटेबल में जाओगे तो क्या क्या आ जाता है? कुकुम्बर और बॉटल गार्ड। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल में भी मैं उतना इसके ऊपर कभी डिस्कशन हुआ नहीं, कस्टर्ड एप्पल में है कि नहीं है। एक बार मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि कस्टर्ड एप्पल का फ्लावर हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग को याद हो तो, है ना? तो कस्टर्ड सर एप्पल में तो ऐसा डिस्कशन हमने नहीं सर किया हुआ है। कॉम्पिटिटिव बुक में ही पढ़ा था मैंने। हाँ वही, वो कॉम्पिटिटिव बुक में एक्चुअली रेफरेंस इशू हो जाता है, कि आप टिक तो मार दोगे लेकिन उसका रेफरेंस शो नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहे, इनमें से चारों क्रॉप कोई नहीं है, तब आप कस्टर्ड एप्पल को एज एन ऑप्शन ले सकते हो, पर कंटिन्यूअसली उसको आप ऑप्शन में फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में मत लीजिएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में वो दिक्कत है। ठीक है, यस सर। ओके, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? यस सर। ओके, अंशिका, आप कहाँ से हैं? अंशिका पाठक? सर आवाज आ यूपी रही से। क्या आपको? आपसे बात हुई थी क्या मेरी? यस सर। ओके, आप अभी कंटिन्यू क्लास नहीं कर रहे थे क्या? सर बीच में 3-4 दिन की क्लास मेरी मिस हो गई थी, आउट ऑफ स्टेशन थी इस वजह से। ओके ओके, ठीक, ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक, तो जीनिया और मेटाजीनिया का एग्जांपल याद रखना, काम आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका पिस्ताचियो नट में, इसमें एक चीज पाई जाती है, अल्टरनेट बियरिंग हैबिट। अल्टरनेट बियरिंग हैबिट, आप लोग के क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन में इसे भी पढ़ना बाकी है, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अल्टरनेट बियरिंग हैबिट इसमें पाई जाती है। तो आप लोग को पता होगा कि घर में आप लोगों ने कई बार मैंगो का प्लांट देखा होगा, कि 1 ईयर में एकदम 1 ईयर क्या करता है? फुल फ्रूटिंग आती है, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रूटिंग आती है। और वहीं अगर अपन देखें सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में फ्रूटिंग की मात्रा जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो जिस साल बहुत ज्यादा फ्रूटिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑन ईयर। और जिस साल फ्रूटिंग एकदम रिड्यूस हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ ईयर कहते हैं। समझ यस पा सर। रहे हैं? ठीक है, तो जिस साल फ्रूटिंग बहुत ज्यादा ये ऑन ईयर, जिस साल नहीं आई उसे ऑफ ईयर। इस तरीके से अगर एक साल बहुत ज्यादा फ्रूटिंग, फिर ना फ्रूटिंग, फिर बहुत ज्यादा फ्रूटिंग, फिर नो फ्रूटिंग, फिर बहुत ज्यादा फ्रूटिंग, फिर नो फ्रूटिंग आए, तो इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट बियरिंग हैबिट। एक साल अच्छा आना, फिर नहीं आना, फिर अच्छा आना, एक छोड़ के अगर अच्छा फ्रूटिंग या बुरा फ्रूटिंग आए तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट बियरिंग हैबिट कहते हैं। समझ में आ रहा है अल्टरनेट बियरिंग हैबिट क्या होता है? या इसी को यस सर। बाइनियल बियरिंग हैबिट भी कहते हैं, 2 साल में एक बार फ्रूटिंग आना, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनियल बियरिंग हैबिट या अल्टरनेट बियरिंग हैबिट कहते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। हम्म। यस सर। अब देखो होता क्या है, ये अल्टरनेट बियरिंग हैबिट आप कई क्रॉप में देखोगे, आप मैंगो में देखोगे,
आप लीची में देखोगे, ठीक है, आप जो है पिस्ताचियो नट में भी देख रहे हो, ठीक है। पर ये बाकी जितने भी क्रॉप होते हैं, मैंगो, लीची या और जितने भी क्रॉप जिसमें आप अल्टरनेट बियरिंग हैबिट पढ़ते हैं, उनमें होता क्या है कि देखो जिस साल ऑन ईयर आया, तो ऑन ईयर आया तो ये मान के चलो पौधा है, इसमें देखो कई सारे फूल लगे, ऑन ईयर आया तो बहुत सारे फूल आए ना। तो जब बहुत सारे फूल लगेंगे तो ये पौधे के अंदर जितना भी फोटोसिंथेसिस से खाना आया और पुराना जितना खाना ये साल भर में बचा के रखा था, ये पूरे खाने को इन्हीं फूल को फल बनाने में लगा देता है। समझ पा रहे हो? ऑन ईयर में भरपूर मात्रा में फूल आता है तो पौधा जो क्या करता है, पूरा खाना को उसी में लगा देता है, और जब फल बन के तैयार होते हैं तो पौधा के पास आखिरी में कुछ भी खाने को नहीं बचता है। समझ में आ रहा? ये सर। यस सर। ठीक है, कि मान के चलो महीना के पहले महीना की 1 तारीख को आपको सैलरी आया या पॉकेट मनी आया घर से, आपने शुरू के 10 तारीख तक फुल खर्चा किया, पिज्जा खाया, डोमिनोज गए, KFC गए, जो खाने पीने का मन है पूरा खाए। फिर हुआ क्या, पूरा पैसा खत्म हो गया। अब बाकी के 20 दिन कैसे चलाओगे? तो पैसा ही नहीं है तो खर्चा ही नहीं करोगे, तो अगले 20 दिन फिर कुछ नहीं खाओगे, सिर्फ रूम में दाल चावल टिफिन डब्बा खा के जिंदा रहना पड़ेगा। यही होगा, वही होता है ऑन ईयर में अल्टरनेट बियरिंग हैबिट के साथ। इसके पास जितना जमा पूंजी रहता है, जितना रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, सबको लगा देता है। उसके कारण क्या होता है, इसका पूरा खाना ऑन ईयर में खत्म हो जाता है और सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग ही नहीं आती। और जब फ्लावर ही नहीं आए तो फ्रूट आएगी क्या? बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लावरिंग ही नहीं आती, थोड़ा मोड़ा फ्लावरिंग आती है। समझ पा रहे हो? ये सर। यस यस सर। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट बियरिंग हैबिट। फिर उसके बाद क्या होता है, जिस साल फ्लावरिंग नहीं आती ना उस साल ये फिर खाना जमा करता है और फिर अगले सीजन में दबा के फ्रूटिंग करता है, लेकिन पूरा खाना फिर खत्म हो जाएगा, दूसरे अगले सीजन फिर फ्लावरिंग नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। अब पिस्ताचियो नट के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पिस्ताचियो नट भी अल्टरनेट बियरिंग हैबिट शो करता है। इसमें भी क्या होता है, ऑन ईयर में खूब फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है। ऑन ईयर में क्या हुआ, खूब फ्लावरिंग फ्रूटिंग आया। अब ऑन ईयर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग आया तो इसके अंदर जितना रिजर्व फूड मटेरियल है पूरा खत्म, जो करंट फोटोसिंथेसिस से जो मिला वो भी पूरा खत्म है कि नहीं। लेकिन जैसे ही ऑफ ईयर आया तो ऑफ ईयर में नॉर्मली क्या होना चाहिए, अब इसका तो खाना खत्म हो गया, तो अब ऑफ ईयर में क्या कंडीशन होना चाहिए पौधे का? जैसे कि क्या हुआ, नॉर्मली जब इस साल एकदम फ्रूटिंग आती तो अगले साल ज्यादा फ्लावर ही नहीं बनते और फ्रूट नहीं आता, ज्यादा क्रॉप नहीं आता है ना। पिस्ताचियो नट में भी वही होता है कि अगले साल ज्यादा फ्रूटिंग नहीं मिलती, लेकिन इसमें फ्लावरिंग दब के होती है। ऑफ ईयर में भी पिस्ताचियो नट में फुल फ्लावरिंग होती है, लेकिन वो सारे के सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। बाकी क्रॉप में तो फ्लावर ही नहीं बनते थे, इसमें फ्लावरिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होगी लेकिन सारे फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे। यही बस एक बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा आपका जो क्या बोलते हैं कि आपका जितना भी अल्टरनेट बियरिंग हैबिट है उसके कारण वगैरह लगभग सिमिलर है। ठीक है, जब आप लोग मैंगो पढ़ोगे तो आप लोग अल्टरनेट बियरिंग हैबिट पूरे डिटेल में समझ में आएगा और अभी क्लासिफिकेशन में भी पढ़ेंगे। और जो प्रीवियस बैच के बच्चे हैं वो ऑलरेडी मैंगो में अल्टरनेट बियरिंग हैबिट में इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। कारण याद है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक का चीज समझ में, अल्टरनेट बियरिंग हैबिट पिस्ताचियो नट में पाया जाता है, याद रहेगा? यस यस सर। सर। ओके। इसके अलावा तीसरा आता है ब्लैंक डेवलपमेंट। ब्लैंक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, कई बार पिस्ताचियो नट देखिए नहीं ऐसा खुला रहता है और अंदर में कर्नल होता है जिसको आप खाते हो। यस यस सर। सर। कई बार ये कर्नल के साथ ना होके अंदर में ये कर्नल अब्सेंट रहता है। अंदर में क्या होता है, कई बार कर्नल अब्सेंट है, मतलब केवल और केवल आउटर कवर है, अंदर में कर्नल ही नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैंक नट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैंक नट। ठीक है, तो क्या होता है, लगभग 25% जो फ्रूट होते हैं, जितने भी पिस्ताचियो नट होते हैं उसमें लगभग 25% क्या होते हैं, नट जो है ब्लैंक होते हैं। अगर 100 नट बने हैं तो 25 ब्लैंक होंगे, 1000 बने तो 250 ब्लैंक होंगे। तो लगभग 25% जो नट होते हैं वो हमेशा पिस्ताचियो नट में क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं। इसे ब्लैंक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो है लगभग सीड एबॉर्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सीड एबॉर्शन के कारण।
लिख लीजिएगा 25% नट जो है ब्लैंक डेवलप होते हैं पिस्ताचियो नट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर सर हुआ? स्लाइड ऊपर करना तो सर थोड़ा। यस सर। हाँ बोलिए। सर स्लाइड ऊपर करना तो थोड़ा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फ्रूट आता है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट का नाम सुने? अच्छा, इसमें और एक दो पॉइंट लिख लो यार जो इंपॉर्टेंट है। ये डायोसियस नेचर है, इसका इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल है, ये डायोसियस क्रॉप है, याद रखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आता है। फैमिली क्या है बताइए? एनाकार्डिस। एनाकार्डियेसी। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट का नाम सुने हैं? यस सर। यस सर। खाए हैं कीवी फ्रूट सभी लोग? यस सर। यस सर। हाँ, देखे होगे ना, चीकू के टाइप ऐसा छिलका होता है भूरा भूरा, वो घर में कटलेट बनता है नहीं, कटलेट देखे हो? यस सर। बस वैसा ही कुछ दिखता है, यस सर। है ना, कटलेट के जैसा ही दिखता है, बस उसके ऊपर वो मिक्सचर या क्या बारीक बारीक चिपका देते हैं, वो मत चिपकाओ, तो लगभग कटलेट जैसा दिखता है। ठीक है, तो इस टाइप से इतना बड़ा अंडाकार शेप में रहेगा, इसमें बहुत सारे छोटे 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 हेयर्स होते हैं, देखे होंगे। यस सर। कीवी फ्रूट के आउटर स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अंदर देखोगे तो अंदर में पूरा ग्रीन कलर का पल्प होता है, जिसके बीच में काला काला कलर का ऐसे ऐसे करके बीज होता है बहुत सारा। देखोगे काला काला कलर के सीड पूरा ऐसे जमा रहता है, देखियो यस सर। फ्रूट के अंदर, यस सर। है ना। ऐसे कांटों के स्लाइस को तो हरा हरा ऐसा लेयर दिखेगा, बीच में पूरा ऐसे काला काला सीड दिखेगा, है ना। तो ये क्या होता है आपका कीवी फ्रूट होता है। अगर मेरे पास फोटो होगा तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इन केस अगर कोई नहीं देखा होगा तो। ये देखो, ये फ्रूट देखे हो? ये देखो, वही बोल रहा था। ये देखिए, ये दिख रहा है इसको, ये तो नट हो गया। ये देखो, ये देखो, इस प्रकार से ऐसा नार वाला फसल है, ऐसे लटका रहता है। देख रहे हो ये कीवी फ्रूट को? ये दे पूरा दिख रहा, यस सर। कटलेट के जैसा। अब देखो ये दे पूरा हरा, ये बाहर में भूरा कलर का पल्प है, बीच में पूरा हरा कलर का, मतलब सॉरी, बाहर में भूरा कलर का छिलका है। ये देखो पूरा ग्रीन कलर का पल्प है, जिसके बीच में दिख रहा है काला काला सीड पूरा, यस सर। है ना। खूब सारे यस सीड सर। होते हैं, और इसकी स्किन को अगर आप देखोगे ना क्लियरली, इसमें उतना विजिबल नहीं है, तो स्किन में छोटे 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 बारीक बारीक, लेकिन हाथ में थोड़े बहुत चुभे ऐसे टाइप के हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? कीवी फ्रूट कहते हैं। ये सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या है। वाइन क्रॉप है। क्या है? वाइन क्रॉप। कितने तो वाइन क्रॉप है, कई बार रिवाइज कर चुके हैं, बताइए। पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट है, कीवी फ्रूट है और ग्रेप। पैशन फ्रूट है, और क्या है? लिखते जाइए, पैशन फ्रूट, कीवी फ्रूट और ग्रेप। ग्रेप। लिख लीजिए, वाइन क्रॉप, पैशन ये फ्रूट, देसी कीवी फ्रूट, ग्रेप। हाँ बताइए। देसी डुअर से क्या एवरग्रीन? ये आपका डेसिडिवस है जहां तक कीवी फ्रूट भी, मैं एक बार श्योर करके यस सर। बताता हूँ। डेसिडुअस। डेसिडुअस। डेसिडिवस ही है जहां तक, पर मैं एक बार, खैर क्रॉप में और अपन देखेंगे, पर डेसिडिवस है जहां तक मुझे भी याद आ रहा है। एवरग्रीन ना, वही आपका वो ही है, क्या नाम है, लोकवाट ही है। हाँ, यहां तक हुआ, समझ में आया? वाइन क्रॉप है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ना ही ये क्लाइमेट्रिक है, नाइदर क्लाइमेट्रिक क्रॉप नॉर नॉन क्लाइमेट्रिक क्रॉप। ना ही ये क्लाइमेट्रिक है, ना ही नॉन क्लाइमेट्रिक है। मेच्योरिटी में भी लिखे थे, याद होगा। एक आपने पढ़ा था सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक, किसमें पाया जाता है? प्लम। प्लम सर। प्लम। ठीक है, तो सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर प्लम, नाइदर क्लाइमेट्रिक नॉन नॉन क्लाइमेट्रिक कीवी फ्रूट। फिर क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक का जो लिस्ट है वो तो है ही है, जो प्रोसेसिंग में आप पढ़ोगे अभी। ठीक है, यहां तक का चीज क्लियर हुआ?
यस सर। Yes, sir. ठीक, इसमें एक ऑपरेशन करते हैं जिसे कहते हैं रबिंग ऑफ स्किन। क्या करते हैं, जो हेयर्स है ना, अभी हमने पढ़ा ना फ्रूट के बाहर हेयर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत चुभ सकता है, तो इन हेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, कोर्स क्लॉथ यानी कि कोई खुरदुरा क्लॉथ जो होता है ना, खुरदुरा कपड़ा जी, हार्ड सैंड पेपर वगैरह देखे होंगे जिससे घिसते हैं, यस सर। तो कोर्स क्लॉथ से इसको जो है क्या करते हैं, रब करते हैं ताकि इसके हेयर्स निकल जाए। तो हेयर्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कोर्स क्लॉथ में रबिंग करते हैं। इसे याद रखेंगे, रबिंग ऑफ स्किन करते हैं। क्यों करते हैं, टू रिमूव हेयर्स। अगर क्वेश्चन है कि वाई रबिंग ऑफ स्किन इज प्रैक्टिस्ड इन कीवी फ्रूट, तो क्या लिखोगे, टू रिमूव हेयर्स। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. उसके बाद इसमें याद बैक रखेंगे, करिए हाँ क्या बोल रहे हैं, सर, बैक स्लाइड थो। हाँ इसके अलावा इसमें हम लोगों ने सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पढ़ा था, सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ट्रिपल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो ये एकमात्र क्रॉप है जिसमें क्या पाया जाता है, ट्रिपल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। ठीक है, पढ़े थे ना, ब्रूनो, यस सर। एबॉट Yes, sir. और हेवर्ड, ये वैरायटी है जिसमें ट्रिपल हम्म। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है। इसमें 5 स्टेज पाए जाते हैं ग्रोथ के, पढ़े थे अगर आप लोग को याद होगा। 2 बार स्लो ग्रोथ फेज आता है, 3 बार रैपिड ग्रोथ फेज आता है, पढ़े हो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हम्म, जिन लोग को याद नहीं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, उसकी रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर हुई, ट्रिपल सिग्मा ग्रोथ कर्व, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका बर्ड्स पॉलिनेशन। आप सभी लोगों को बहुत पहले मैंने होमवर्क में बर्ड्स पॉलिनेशन दिया था, याद है? दोनों ही बैच में Yes, ये जहां तक होमवर्क में गया है। yes, sir. क्या Yes, होता है sir. बर्ड्स पॉलिनेशन, बताइए? पढ़ो भैया, नहीं तो जितना पढ़ोगे सब भूल जाओगे। ये सर मान लो फ्लावर डेहिसेंट होता है पॉलिनेशन की, हाँ, फ्रीक्वेंसी भौरा को जब मैच देखे, करते हैं। हाँ, भौरा को देखो नहीं, भौरा, बम्बल बी, बम्बल बी ये बोलते हैं क्या? यस सर। भौरा जब आता है तो Yes, एक sir. ऐसे भिन भिनाता है, तो एकदम आवाज आता है ना उसे, पंखे से जब वो पंख हिलाता है एकदम तेजी से, बोलते नहीं है कि एरोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर अपन देखें तो भौरा का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उड़ने के लायक नहीं है, लेकिन वो इतना तेज पंख फड़फड़ाता है कि वो उड़ता है। सुने हो ना? यस सर। यस सर। है ना? तो वो जो पंखा हिलाता है ना तेजी से, तो एक आवाज करके एक आवाज आता है ना, यस बोलते नहीं है सर। भौरे की तरह ओम का उच्चारण करो, या योगा वोगा करते हो तो बोलते नहीं है भौरे की तरह, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा व्यायाम बोलते हैं, आसन क्या बोलते हैं उसको? सर भ्रमरी प्राणायाम। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम करते हो ना, आंख बंद करके करते हो, तो वो जो आवाज है उसे क्या कहते हैं, बज कहते हैं। ठीक है, जो पंख के हिलाने से होता है भौरे के। तो क्या होता है कि अगर इसी बज के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बज पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे समझोगे, शादी वादी में या गर्मी, अच्छा चाइनीज लोग को देखे हो, चाइनीज लड़कियों को हाथ में एक ऐसा पंखा लेके ऐसे ऐसे अपने चेहरे के आजू बाजू मारते रहती हैं, यस सर। Yes, sir. कल्चर में देखे होगे ना, चांदनी चौक टू चाइना। दीपिका यस सर। पादुकोण को देखे हो, नहीं Yes, लगा sir. रखे रहती है हाथ में एक पंखा, हाँ बस। तो क्या यस। होता है, जब वो अपने पंखे को एक बार हिलाएंगी या आप अपने हाथ में रख के उस पंखे को एक बार शेक करोगे, तो वातावरण में जब आप पंखे को यहां से यहां तक लाओगे और फिर यहां से यहां तक लेके जाओगे, तो यहाँ पास के हवा के पार्टिकल में कुछ मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा होगा सर। सर। होगा sir. Okay, sir. होगा ना? इसी को थोड़ा जोर जोर से कर दोगे तो गर्मी के मौसम में आपको आपके चेहरे में हवा मिल जाता है ना। यस सर। Yes, sir. तो ये हवा क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब आप उसे शेक कर रहे हो तो वो एनवायरनमेंट में मौजूद पार्टिकल्स को शेक कर रहा है और उससे आपको फील हो रहा है एक मूवमेंट। सिमिलरली जब एक कोई भी भौरा अपने पंख को ऐसे जोर जोर से हिलाएगा
तो ये जितनी बार इसे ऊपर नीचे करेगा उतना ज्यादा तेजी से ये यहाँ पास हवा का मूवमेंट क्रिएट करेगा, है ना। यस सर। एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा एनवायरमेंट में। तो ये जब अपने पंख को एक पर्टिकुलर स्पीड में घुमाता है, पर्टिकुलर स्पीड मतलब जब ये मान के चलो कि नॉर्मली बाकी चिड़िया 1 मिनट में 25 बार ही पंख को हिलाती होंगी, तो हो सकता है ये 100 बार हिलाता हो या 60 बार हिलाता हो या 70 बार। तो जब ये जो है ये 1 मिनट में कितने बार वो अपने विंग को शेक करेंगे, ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जब इंसेक्ट अपने विंग को शेक करते हैं तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसी से आपका ये जो एंथर है ना मेल ऑर्गन का, वो पॉलन को रिलीज करता है और तब जाके पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि भैया भौरा जी आएंगे और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अपने विंग को हिलाएंगे कि यहाँ 60 बार प्रति मिनट, 70 बार प्रति मिनट, 20 बार प्रति मिनट, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जब शेक करेंगे तभी जो आपका एंथर है वो पॉलन को रिलीज करता है। इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, बर्स्ट पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया। इसका डेफिनेशन दिखा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ pollination where pollen is released only when anther is vibrated at particular frequency by wings buzzing of। सर हाँ बोलिए। सर भौरे को कारपेंटर भी बोलते हैं लेकिन। हाँ हाँ वैसा ही कुछ, कारपेंटर भी है। बम्बल भी ना उधर जो आपका ये वाला इलाका नहीं होता, टेम्परेट इलाका, वहाँ लो यस टेम्परेचर सर। में जो सर्वाइव करते हैं ना, उनके लिए जहाँ तक बम्बल यस भी और एक और कौन सा बी यूज होता है। सर वो हनी बी का स्पीसीज है सर एक। पर्टिकुलर इंसेक्ट, इसमें ऐसा बम्बल बी का नहीं है, वो एक एग्जांपल देने के लिए मैं समझा रहा था। कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है इसमें, उसको एक बार अपन क्रॉप में सर्च करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन मतलब यह एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, ठीक है। वेयर पॉलन इज रिलीज्ड ओनली व्हेन, जहां पे पॉलन सिर्फ तब रिलीज होता है व्हेन एंथर इज वाइब्रेटेड, जब एंथर को वाइब्रेट किया जाए, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बाय विंग बजिंग, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब विंग के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हिलने से जब एंथर वाइब्रेट होता है तब जाके एंथर के अंदर से पॉलन जब रिलीज हो तो उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, बज पॉलिनेशन कहेंगे। समझ में आई ये चीज। यस सर। ओके, इसको याद रखेंगे सभी लोग। देखो ये सब बहुत डिटेल चीजें हैं, हो सकता है आपको टर्मिनोलॉजी के रूप में पूछ दे, क्योंकि टेम्परेट से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आता है, तो आपको हर साइड से तैयार रहना है। ये हुआ यहाँ तक सबका। ये सिर्फ कीवी फ्रूट में होता सर, ये किसमें, ये सिर्फ कीवी फ्रूट में होता है। हाँ मतलब अपने नॉलेज में तो फ्रूट क्रॉप में इसी में होता है, और दूसरे क्रॉप में भी होता होगा ऐसा नहीं है, पर हाँ फ्रूट क्रॉप में देखा जाए तो इसी में होता है। सर ओके वेजिटेबल सर। में टोमेटो में होता है। वेजिटेबल में होता है क्या, हाँ वही, मेरे को वेजिटेबल वगैरह का आइडिया नहीं। मतलब ऐसा है कि वेजिटेबल में उतना ही पढ़ा हूँ जितना आप लोग यूजी में पढ़े हो, मास्टर्स में मेरा भी बहुत ज्यादा कमांड नहीं है ना वेजिटेबल में, तो उसका आइडिया नहीं। मैम से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वेजिटेबल का कोर्स कंप्लीट हो गया। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, आप लोग का स्पाइस के लिए मैं मैम से आज बात करता हूँ, फिर स्पाइस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर कौन सी मैम पढ़ाएंगे सर? अभी तो मैम से ही बात करते हैं, मैम से ही पढ़ना है, शिवांगी मैम से। यस सर। ओके यस मैं मैम से बात करता हूँ, ठीक है। ठीक, यहाँ तक हुआ। यस सर। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसमें
फैसिनेशन। आप लोगों को याद होगा तो हमने 3 वर्ड पढ़े थे। एक पढ़े थे फैसिनेशन, दूसरा पढ़े थे फैसिएशन। फैसिएशन में भी 2 पढ़े थे, एक जिसे हम डिसऑर्डर कहते हैं और एक जिसे हम डिजीज कहते हैं, याद है? यस सर। यस सर। डिजीज हमने पढ़ा था किसमें? सपोटा में। सपोर्ट। याद है क्या था? क्या 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 डिजीज है, किस कौन कॉज करता है? बॉट्रीडिप्लाइवर थियोब्रोमस। हाँ, बोट्राई डिप्लोडिया, बोट्राई डिप्लोडिया थियोब्रोमे। इसके कारण क्या होता है? सपोटा में फ्लैटनिंग ऑफ लिम्स करके एक डिजीज होता है, पढ़े थे? यस सर। इसे ही हम फैसिएशन भी कहते हैं, याद है? यस सर। वही डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल में एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसे हम मल्टीपल क्राउन के नाम से भी जानते हैं, याद है? यस सर। यस है सर। ना? कि एक ही आपके पाइनएप्पल में एक क्राउन होना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक से अधिक क्राउन निकल जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल क्राउन या फैसिएशन। तो डिसऑर्डर पूछेगा तो पाइनएप्पल का है, डिजीज पूछेगा तो सपोटा का है। वहीं पे ये क्या है? फैसिनेशन। ये फैसिएशन या फैसिकेशन के नाम से पूछेगा। ये फैसिनेशन है। इसमें क्या होता है? आपके जो टर्मिनल फ्लावर होते हैं, और ये क्या हो गए आजू बाजू में जो है, ये लेटरल फ्लावर हो गया, और रेड वाला क्या हो गया? टर्मिनल फ्लावर हो गया। तो ये टर्मिनल फ्लावर और लेटरल फ्लावर एक साथ जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक सिंगल फ्रूट बनाते हैं फ्यूज करके। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैसिनेशन। क्या होता है फैसिनेशन? टर्मिनल फ्लावर और ये लेटरल फ्लावर फ्यूज होकर एक सिंगल फ्रूट बनाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फैसिनेशन कहेंगे। प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जो प्रोसेस है उसे लिख लो, फ्यूजन ऑफ टर्मिनल एंड लेटरल फ्लावर्स। इसे हम क्या कहते हैं? फैसिनेशन कहते हैं, ठीक है? फ्रूट डेवलप्ड बाय फैसिनेशन। फैसिनेशन। अब देखो, ये फूल अगर आपस में जुड़ गए तो कोई एक फ्रूट बनेगा ना इससे। तो यस सर। फ्रूट फैसिनेशन के थ्रू जो फ्रूट डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर नोन एज फैसिनेटेड फ्रूट। फैसिनेटेड फ्रूट कह लो, या फिर फैंस कहते हैं। फैंस या फिर फैसिनेटेड फ्रूट कहते हैं उससे जो फ्रूट डेवलप होता है। और फ्यूजन ऑफ टर्मिनल एंड लेटरल फ्लावर को हम क्या कहते हैं? फैसिनेशन कहते हैं। समझ में आया? जब दोनों एक साथ फ्यूज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फैसिनेशन। क्लियर है? यस सर। सर बाई के आगे क्या लिखा? क्या? जो बाय फैसिनेशन। ठीक। इसके बाद आप लोगों की अभी थोड़ी देर में फिजियोलॉजी स्टार्ट होने वाली है, तो अपन जो है चेस्ट नट को और कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है पिका नट का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको क्रॉप में कर लेंगे, क्योंकि वो माइनर क्रॉप है, तो उसके पास हमारे पास भरपूर समय होगा उस चीज को समझने के लिए। तो मैं आप लोग को कुछ टर्मिनोलॉजी लिखा देता हूँ, एटलीस्ट उसको याद रखेंगे, ठीक है? जैसे कि एक काम करो, सबसे पहले लिखो पिका नट ही लिखो। पिका नट। पिका नट में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और टर्मिनोलॉजी है समझाने की है, वो मैं क्रॉप में समझा दूंगा क्योंकि वो माइनर क्रॉप है, समय रहेगा। ठीक है? ये मेजर क्रॉप में अपने को इनमें समय वेस्ट नहीं करना था, इसको अभी हमने कर लिया है और एक प्रियोर नॉलेज के लिए किया हुआ है। पिका नट में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। सिम्बायोटिक माइकोराइजल रिलेशनशिप पाया जाता है, जैसे आपने अभी पढ़ा है ना। किसमें पढ़े हो? लीची में लीची सर। में पढ़े हो ना? ली, हाँ। तो वैसे ही माइकोराइजल एसोसिएशन लीची की तरह इसमें भी पाया जाता है। लिख लो, लीची और किसमें पाया जाता है? पिकानट। दूसरा, इनकम्प्लीट डाइकोगेमी पाई जाती है। देखो हमने क्या पढ़ा है कि पिस्ताचियो नट और पिकानट में क्या पाया जाता है? दोनों में
हेट्रोडाइकोगेमी। हेट्रोडाइकोगेमी, कुछ वैरायटी में मेल पहले मैच्योर होते हैं, कुछ वैरायटी में फीमेल पहले मैच्योर हो जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण मेल और फीमेल सेम टाइम में हो जाता है मैच्योर, होना नहीं चाहिए पर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइकोगेमी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखो, चलो पीकानट में पाया जाता है हेट्रोडाइकोगेमी। इसका मतलब क्या हुआ कि पीकानट की 50 वैरायटी होंगी, तो इसमें से 25 वैरायटी या 20 वैरायटी मान लेते हैं, 20 वैरायटी में क्या होगा, मेल पहले मैच्योर होगा, और वहीं 30 वैरायटी में फीमेल पहले मैच्योर होगी। मतलब कुछ वैरायटी में फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, यानी कि कुछ वैरायटी किसकी तरह बिहेव करती है, प्रोटोगाइनी, और कुछ वैरायटी किसकी तरह बिहेव करती है, प्रोटोएंड्री। तो इस केस में इसे हम हेट्रोडाइकोगेमी कहते हैं। ये पढ़ा था हमने, याद है? यस यस सर। सर। तो भाई ये फिक्स है कि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी वैरायटी में मेल पहले मैच्योर होगा, किसी वैरायटी में फीमेल पहले मैच्योर होगा, पर कोई ना कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर होगा और एक बाद में होगा, ये तो फिक्स है ना। जिसमें प्रोटेंडरी दिख रहा है उसमें पहले मैच्योर होगा मेल, जिसमें प्रोटोगाइनी दिख रहा है उसमें फीमेल। ओवरऑल पिकानेट की बात करेंगे तो ये हेट्रोडाइकोगेमी है। पर कई बार क्या होता है, कुछ नेचुरल सर्कमस्टेंसेस के कारण या कोई प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि देखो, प्रोटेंडरी में मेल पहले मैच्योर होना चाहिए लेकिन मेल फीमेल एक साथ मैच्योर हो गए, या प्रोटोगाइनी में फीमेल पहले मैच्योर होना चाहिए लेकिन फीमेल मेल एक साथ मैच्योर हो गए। तो ये एक्चुअल में है तो डाइकोगेमी वाले प्लांट, इसमें होना तो चाहिए प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी, लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं पाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइकोगेमी। समझ में आ रहा? इनकम्प्लीट यस सर। डाइकोगेमी में लिखिए, बोथ मेल एंड फीमेल गेट्स रिसेप्टिव at the same time. When both male and female get receptive at the same time, it is called as incomplete dichogamy. जबकि ये क्या है, हेट्रोडाइकोगेमस है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि भाई इसका कैरेक्टर है कि या तो मेल पहले मैच्योर होगा या तो फीमेल, पर अगर दोनों पे एक साथ हो गए तो इनकम्प्लीट डाइकोगेमी की है तो सर डाइकोगेमी। बट हाँ बोलिए। सर, तो ये होमोगेमी नहीं हो गया, दोनों एक साथ मैच्योर हो गए थे? होमोगेमी का मतलब क्या होगा कि उसकी कैरेक्टर ही है कि वो एक साथ मैच्योर होगा, समझ रहे हो? लेकिन इसका कैरेक्टर ये नहीं है, इसका कैरेक्टर क्या है कि इसमें डाइकोगेमी पाया जाता है लेकिन किसी कारणवश वो डाइकोगेमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, नेचुरल स्ट्रेस या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो डाइकोगेमी है लेकिन इनकम्प्लीट रह गया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया कुछ कंडीशंस में। समझ पा रहे? यस सर। और होमोगेमी का मतलब है कि उसमें हमेशा वही होगा, उसका कैरेक्टर ही है कि मेल फीमेल एक साथ होगा, तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, की डोमिनेंस होना तो चाहिए बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वैसे ही डाइकोगेमी होना तो चाहिए लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है? यस सर। ओके, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिए। चेस्टनट और पीकानट का जो भी थोड़ा मोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, एकदम स्लाइट सा रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, उसको मैं आप लोग को क्रॉप में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है? कल अपन बड डोरमेंसी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर फ्रेशली अपन जो है क्रॉप्स को स्टार्ट करेंगे। जो डिसऑर्डर, रूट स्टॉक वगैरह जो चीजें हैं ना, इसे हम क्रॉप के साथ कवर करेंगे। बाकी यहाँ तक की चीजें समझ में आई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। कल बड डोरमेंसी पढ़ के आइए, फिर अब क्रॉप स्टार्ट होगा। ठीक है? क्रॉप चलेगा 10-12 दिन, फिर आपका टेम्परेट क्रॉप बहुत ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा, केवल एप्पल पियर लंबा टाइम लेगा, बाकी सब एक एक दिन वाले हैं। तो पहले ये जो माइनर क्रॉप्स हैं उसको कितने खत्म टाइम कर सर? दीजिए। ये ज्यादा दिन नहीं, 10-12 दिन, आई होप सो। ठीक है? पूरा टेम्परेट? पूरा टेम्परेट नहीं, रोजेसी फैमिली का मान लीजिए। अभी तो आप लोग मान के चलिए कि सबसे पहले एक दिन आपको कीवी फ्रूट पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद आप कीवी फ्रूट पढ़ने के बाद एक दिन पढ़ोगे पिस्ता। ठीक है? पिस्ताचियो नट, वॉलनट, पीकानट, चेस्टनट, ये ज्यादा लंबा नहीं लेगा, ये सब एक एक दिन के क्रॉप हैं। ये खत्म हुआ फिर रोजेसी को कंप्लीटली एक साथ रिलेट करेंगे, तो आराम से इसको आप लोग सर मान के पहले चलिए कि सर कंप्लीट करना। हाँ बोलिए। सर पहले सर रोजेस ही पढ़ा दीजिए सर। एप्पल एप्पल। रोजेसी, रोजेसी जब तक पढ़ोगे ना, यहां तक आते तक इसका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो पहले यस सर। इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है?
उसके बाद क्या होगा, एप्पल जब पढ़ोगे Yes, ना sir. तो एप्पल से एक कहानी बनेगी जो पूरा प्लम आलमंड तक चलेगा, समझ रहे हो? तो इसको आप लोग Yes, sir. पटांग से Yes, sir. खत्म करिए, फिर वो हो जाएगा। ठीक है, तो कल आप Yes, लोग की sir. बट डॉर्मेंसी पे क्लास होगी, उसको आप लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है, Yes, sir. अच्छा। ओके। और देखो होता